एक ट्रिक है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो हमें मालूम होना चाहिए कि लेंथ की डायमेंशन को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। जाएगी उसकी निकालना, भले आपको फार्मूला उसका याद ना हो, लेकिन आपको उसका यूनिट याद है तो आप इजी तरीके से उसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। ये हो गया केल्विन। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है? जूल पर मोल पर केल्विन, ऐसे लिखते हैं। तो ये हो गई डायमेंशन रेजिस्टेंस की, एंड आई इनवर्स 1। तो ये हो गई डायमेंशन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सज्जाद अली, आपका फिजिक्स टीचर। और आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 4, दैट इज अबाउट डायमेंशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जो ई केट और एम डी केट वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो डायमेंशन में ना ही सिर्फ हम डायमेंशन को सीखेंगे, बल्कि फिजिकल क्वांटिटीज के कौन कौन से फार्मूलाज होते हैं वो भी सीखेंगे, और उस फार्मूलाज की मदद से कैसे हम उनके यूनिट्स निकालते हैं वो भी सीखेंगे, और डायमेंशन भी सीखेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं डायमेंशन को। एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बताता हूँ कि डायमेंशन किसको कहते हैं। डायमेंशन शोज द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मतलब हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसकी नेचर को शो करते हैं। डायमेंशन में फिजिकल क्वांटिटी की नेचर को शो करते हैं। हमारे पास बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, बेसिक क्वांटिटीज भी हैं और ड्राइव क्वांटिटीज भी हैं। जैसे फोर्स, फोर्स हो गया, वर्क, पावर, एनर्जी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। इसकी नेचर को जानने के लिए हम डायमेंशन को यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर एक फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स, और इसकी डायमेंशन जो होती है वो होती है मास पावर 1, लेंथ पावर 1 एंड टाइम इनवर्स 2, और इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्लोज करते हैं। अब हम देख सकते हैं कि इस फोर्स के अंदर ये जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स, इसमें कौन कौन सी बेसिक क्वांटिटीज मौजूद होती हैं। ये होती है फिजिकल क्वांटिटीज की नेचर को मालूम करना। अब फिजिकल क्वांटिटी जो हमारे पास फोर्स है, इसके अंदर जो बेसिक क्वांटिटीज मौजूद हैं वो है मास, लेंथ और टाइम। एक तो बात ये हो गई कि उसकी नेचर को देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी की, ओके। और उसके अलावा ये भी देखते हैं पावर ऑफ यूनिट। जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनके कितने पावर्स होते हैं। जैसे मास का पावर 1 हो गया, लेंथ का पावर 1 हो गया, और टाइम का पावर इनवर्स 2 हो गया। जो पहला डिजिट होगा वो मास को शो करेगा, जो दूसरा डिजिट होगा वो लेंथ को शो करेगा, जो तीसरा डिजिट होगा वो टाइम को शो करेगा। ठीक है, तो ये होते हैं पावर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, डायमेंशन में ये भी चीज हम देखते हैं। ठीक हो गया, ओके। तो दो चीजें हमें मालूम हो गई, मतलब फिजिकल क्वांटिटी की, फिजिकल क्वांटिटीज में कौन कौन सी बेसिक क्वांटिटीज मौजूद हैं और उनके कितने पावर्स होते हैं, ये हम देखते हैं डायमेंशन के अंदर। और इसके अलावा हम अब जो है बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन निकालेंगे। कैसे हम जो है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो है डायमेंशन निकालते हैं, और इसके अलावा कम से कम हम 30 जो है ना 30 फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन निकालेंगे, जैसे हमारी प्रैक्टिस भी हो जाए और हमें आसानी से समझ भी आ जाए कि डायमेंशन किस तरह से हम फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन को निकालते हैं। ओके, इसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वो ये कि बेसिक मैथमेटिक्स है वो बार बार हम डायमेंशन में यूज़ करेंगे। एक ट्रिक है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखें, अगर हमारे पास इस तरह से आ जाए कि न्यूटन अपॉन मीटर, ठीक हो गया, तो यहाँ पर इस चीज को कैसे हम एक्सपांड करेंगे, कैसे खोलेंगे इस चीज को। तो हम देखेंगे कि न्यूटन जो बराबर होता है वो बराबर होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और उसके अलावा हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे ना, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर। ऐसे नहीं लिखना हमें डायमेंशन के अंदर, शॉर्ट ट्रिक यूज करनी है। कैसे, हमें जल्दी जल्दी जो है ना डायमेंशन को निकालना होता है, तो एक ट्रिक बनानी पड़ती है, वो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। कि अगर न्यूटन ऊपर, यानी कि जो टर्म ऊपर होगा वो अगर
जो है ना अपान में डिवाइड हो जाए, तो हम क्या करेंगे, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो सेकंड स्क्वायर होगा वो मीटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, ये ट्रिक आप याद रख लें, मतलब न्यूटन अपान में अगर खुल जाए, अब अगर ऊपर वाला जो टर्म होगा, कोई भी टर्म हो सकता है, वो अगर अपान में खुल जाए, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो इसका अपान वाला टर्म होगा वो नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे आप। ठीक, और उसके अलावा अगर ऐसा हो जाए कि मीटर अपान न्यूटन, ऐसी कोई कंडीशन आ जाए, तो हम क्या करेंगे, मीटर अपान जो न्यूटन होगा, मतलब कोई भी टर्म हो सकता है, तो उसको हम कैसे एक्सपांड करेंगे, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे लिखते हैं ना, तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे। अब हम क्या लिखेंगे, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो सेकंड स्क्वायर होगा वो ऊपर जाके मीटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बस थोड़ी चीज याद रखनी है, बस इसी चीज पर हम जो है ना खेलेंगे, मतलब डायमेंशन के साथ, डायमेंशन ऐसे ही हम निकालेंगे। ये बार बार चीजें रिपीट होंगी, तो आपने ये चीजें जो है थोड़ी प्रैक्टिस कर लें, फिर जो है हम डायमेंशन को सीखते हैं। तो चलिए डायमेंशन करते हैं बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज की। अच्छा, मैंने आपको कहा कि फिजिकल क्वांटिटीज में कौन कौन सी बेसिक क्वांटिटीज मौजूद होती हैं, वो हम जो है ना लिखते हैं डायमेंशन के अंदर। और मास को m से रिप्रेजेंट किया जाता है डायमेंशन के अंदर, लेंथ को l से रिप्रेजेंट किया जाता है, और टाइम को t से रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन हमारे पास 3 बेसिक क्वांटिटीज तो नहीं है ना, हमारे पास 7 बेसिक क्वांटिटीज हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास जो 7 बेसिक क्वांटिटीज अगर किसी फिजिकल क्वांटिटीज में आ जाएं, तो हम उसको डायमेंशन के लिहाज से किस तरह से लिखेंगे। तो हमारे पास जो 7 बेसिक क्वांटिटीज हैं, वो है हमारे पास एक लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये हमारे पास 7 बेसिक क्वांटिटीज होती हैं। अब हम इसको डायमेंशन में कैसे लिखेंगे, अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर लेंथ आ जाए, तो हम उसको L से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मास आ जाए तो हम उसको m से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर टाइम आ जाए तो उसको t से रिप्रेजेंट करेंगे, करंट को हम I से रिप्रेजेंट करेंगे, और टेम्परेचर को हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करेंगे, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को J से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये हो गई 7 बेसिक क्वांटिटीज हमारे पास, और यही सारी जो है ना रिपीट होती रहेंगी। खास करके जो रिपीट होंगी वो ये 3 होंगी, लेंथ, मास एंड टाइम। ठीक हो गया, ये भी होंगी लेकिन बहुत ही कम होंगी। अच्छा, तो क्या बेसिक क्वांटिटीज की हम डायमेंशन लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, देखें, अगर लेंथ की हम डायमेंशन लिखना चाहें तो हम ऐसे लिखेंगे, लेंथ, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद करेंगे, और इसके ऊपर जो पावर देंगे वो बंद देंगे, क्योंकि हमें ये डायमेंशन में लिखना होता है कि कौन सी बेसिक क्वांटिटी है और उसका पावर कितना है। ठीक है, तो ये हो गई डायमेंशन लेंथ की। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखें, मास पावर 0, एल पावर 1 एंड टी पावर 0, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद करेंगे। अच्छा, ये क्यों लिखा मैंने? मास पावर 0 का मतलब होता है कि मास 0 है, मास नहीं है। ठीक है, और टाइम 0 मतलब टाइम भी नहीं है, मतलब इसके पास सिर्फ और सिर्फ लेंथ है, और लेंथ का पावर 1 है। ठीक है, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, देखें ना, हमारे पास कोई भी बड़ा सा डिजिट हो,
अगर उसका पावर 0 आ जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, वो 1 के इक्वल होता है। ठीक, कितना भी बड़ा डिजिट हो, अगर उसका पावर 0 आ जाए तो वो 1 के इक्वल होता है। अगर अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स देखें, अगर m पावर 0 ये भी 1 हो गया, t पावर 0 ये भी 1 हो गया। अब ये 1 और ये 1 लेंथ 1 से, लेंथ पावर 1 से मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या बनेगा, सेम वही आ जाएगा हमारे पास हिसाब किताब। तो ऐसे हम लिख सकते हैं कि मास पावर 0, l पावर 1 और t पावर 0। ठीक है, मास पावर 0 मतलब मास इसके पास नहीं है। ठीक है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। तो इसके अलावा हम इसको मास को कैसे लिखेंगे, मास की डायमेंशन होती है m, मास को रिप्रेजेंट करेंगे m से। अच्छा, जब भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज मौजूद हो, तो अगर उसमें लेंथ आ जाए, लेंथ किसी भी फॉर्म में आ सकती है, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। ठीक है, तो माइल्स, फुट, किसी भी चीज में आ जाए तो हम वहां पे एल लिखेंगे, लेंथ। ये सारी लेंथ्स है ना, तो हम एल लिखेंगे उसकी जगह पर। अगर मास आ जाए, मास आ सकता है ग्राम्स में, किलोग्राम्स में, मिलीग्राम्स में। ठीक है, तो हम वहां पर सिर्फ एम लिखेंगे। ओके, एम पावर 1। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मास पावर 1, एल पावर 0 और टी पावर 0, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, जैसे हमने इसको ऐसे लिखा। अच्छा, टाइम को हम कैसे लिखेंगे, अगर टाइम आ जाए, मिनट्स में आ जाए, डेज में आ जाए, वीक्स में आ जाए, आवर्स में आ जाए, सेकंड्स में आ जाए, तो हम वहां पर टी लिखेंगे, टी पावर 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मास पावर 0, लेंथ पावर 0 और टाइम पावर 1। मतलब ये हो गई डायमेंशन टाइम की। ठीक, और करंट की डायमेंशन को कैसे लिखेंगे, सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हैं, आई पावर 1, और ऐसे भी लिख सकते हैं, मास पावर 0, एल पावर 0, टी पावर 0 और आई पावर 1। ठीक हो गया, मतलब करंट की डायमेंशन ये है कि इसके पास मास भी नहीं है, लेंथ भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, और इसके पास सिर्फ और सिर्फ करंट है और उसका पावर 1 होता है। अच्छा, इसके अलावा थीटा यानी कि टेम्परेचर को हम रिप्रेजेंट करेंगे थीटा पावर 1, या हम इसको ऐसे लिखेंगे, मास पावर 0, लेंथ पावर 0, टाइम पावर 0 एंड थीटा पावर 1। ठीक, और इसको कैसे लिखेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को कैपिटल एन से एन पावर 1, या हम इसको ऐसे लिखेंगे, मास पावर 0, एल पावर 0, टी पावर 0 एंड एन पावर 1। ठीक, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करेंगे डायमेंशन के अंदर, तो इसको लिखेंगे हम जे पावर 1, या हम इसको लिख सकते हैं मास पावर 0, लेंथ पावर 0, टाइम पावर 0 एंड जे पावर 1। ठीक हो गया, तो ये हो गई डायमेंशन बेसिक क्वांटिटीज की। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, किसी भी चीज को, लेंथ को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ये आगे भी हम जब फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन निकालेंगे तो ये भी चीजें हम लिखेंगे जरूर। ठीक है, तो हमारे पास जब एंट्री टेस्ट में या किसी भी जगह पर क्वेश्चन आ जाता है तो हमें हमें इस तरह से भी मिल सकता है, इस तरह से भी लिखा आ सकता है, और इस तरह भी वो लिख सकते हैं, दे सकते हैं। तो हमें मालूम होना चाहिए कि लेंथ की डायमेंशन को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ऑप्शंस आ सकते हैं टेस्ट के अंदर। ठीक हो गया, तो ये हो गई बेसिक क्वांटिटीज की डायमेंशन। अब हम करते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज की डायमेंशन को। अच्छा, हमारे पास बहुत सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं। पहले हम क्या करेंगे, वेलोसिटी की डायमेंशन को देखेंगे। मैंने आपको बताया कि हम
किसी भी चीज़ की डायमेंशन, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन को जब निकालेंगे तो हम देखेंगे कि उस फिजिकल क्वांटिटी को किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसकी सैम्बल क्या है मतलब, और उसका फार्मूला क्या है और उसका यूनिट कैसे निकालते हैं। देखें, डायमेंशन को निकालने के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आपको उसका फार्मूला भी पता होना चाहिए और उसका यूनिट भी पता होना चाहिए। अगर आपको उसका यूनिट आता है, यूनिट पता होगा, तो डायमेंशन बहुत ही ईजी हो जाएगी उसकी निकालना। भले आपको फार्मूला उसका याद ना हो, लेकिन आपको उसका यूनिट याद है तो आप इजी तरीके से उसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। अगर आपको फार्मूला याद है फिर भी ठीक है, हम निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास जैसे फोर्स है, फोर्स बराबर होता है न्यूटन, ठीक। अब न्यूटन किसके बराबर है? न्यूटन बराबर होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या ऐसे कह लें कि फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। मेरे कहने का मतलब यूनिट पता होना चाहिए का मतलब ये है कि फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। मास का तो यूनिट पता है ना, केजी। एक्सीलरेशन का यूनिट तो पता है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या एक्सीलरेशन का अगर यूनिट पता ना हो, ये तो पता होगा ना कि एक्सीलरेशन किसके बराबर होती है? वेलोसिटी अपान टाइम के बराबर। वेलोसिटी का यूनिट पता होगा। अगर वेलोसिटी का यूनिट पता नहीं है तो हम मजीद इसको एक्सपांड कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट तो पता होगा ना, टाइम का यूनिट तो पता होगा ना। ये बात कर रहा हूँ कि यूनिट हमें पता होना चाहिए, तो हम किसी भी चीज़ की डायमेंशन इजी तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए हम निकालते हैं, देखते हैं कैसे किसी फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन को निकालते हैं हम। अच्छा, हमारे पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसको v से रिप्रेजेंट किया जाता है वेलोसिटी को। और वेलोसिटी बराबर होती है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो हम क्या करेंगे, इसके पहला इससे पहले इसका यूनिट निकालेंगे। यूनिट, तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। जब यूनिट निकल गया तो डायमेंशन निकालना बहुत इजी हो जाएगा। तो वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो मीटर क्या होती है? लेंथ। मैंने आपको बताया था, जहां पर भी लेंथ हो, चाहे वो मीटर में मिली हुई हो, किलोमीटर्स में, मिलीमीटर्स में, हम लेंथ लिखेंगे, एल लिखेंगे उसकी जगह। सो मीटर है, हम एल लिखेंगे। और ये सेकंड, सेकंड टाइम को रिप्रेजेंट करता है। अगर यहाँ पे मिनट होता, आवर होता, डेज होते, वीक्स होते, तो हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर टी लिखते, क्योंकि वो टाइम होता है, मिनट्स भी टाइम होता है, डेज भी टाइम होता है, इस हिसाब से। ओके, लेंथ अपान टाइम। तो हम इसकी डायमेंशन को ऐसे लिखेंगे कि लेंथ, अच्छा इसको हम अपान में नहीं लिखते डायमेंशन को, हम डायमेंशन को लिखते हैं हमारे पास जो अपान में जो भी टर्म होगा, जैसे हमारे पास टाइम अपान में है, तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे। कैसे? लेंथ और टाइम को जब ऊपर ले जाएंगे तो हम इसको लिखेंगे, टाइम एक है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टाइम पावर वन। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जब ऊपर ले जाएंगे तो ये जो वन हो जाएगा ये माइनस वन हो जाएगा। ठीक है। अगर ये स्क्वायर होता तो हम यहाँ पे देते एल टी इनवर्स टू। अगर यहाँ पर तीन होता, इसका पावर तीन होता, तो हम लिखते इनवर्स थ्री, ऐसे करके। ओके, तो यहाँ पर एक ही टाइम है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे डायमेंशन में एल टी इनवर्स वन। ठीक हो गया। तो ये हो गई डायमेंशन वेलोसिटी की, एल पावर वन और टी पावर इनवर्स वन। ये हो गई डायमेंशन वेलोसिटी की। ओके, उसके अलावा हम डायमेंशन निकालेंगे एक्सीलरेशन की। एक्सीलरेशन को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, और एक्सीलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक हो गया, ये इसकी इक्वेशन है। अब हम इसका यूनिट निकालेंगे। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। अब देखें, ऊपर वाला टर्म जो है वो मजीद अपान में खुल गया, तो हम इसको कैसे करेंगे? मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि ऊपर वाला टर्म अगर मजीद अपान में खुल जाए तो हम उसको ऐसे लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड। उसका जो सेकेंड होगा वो इस नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे एस इंटू टी। ठीक हो गया। तो मीटर हम लिखेंगे अपान, ये भी टाइम है, ये भी टाइम है। ठीक हो गया। मतलब यहाँ पे मैं लिखूं कि टाइम का यूनिट क्या होता है, तो सेकंड होता है, तो सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड स्क्वायर। सो मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन का यूनिट हो गया। तो हम इसको लिखेंगे, मीटर होती है लेंथ, एस स्क्वायर मतलब टाइम स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे एल पावर वन टी
इनवर्स टू ऊपर ले गए, ठीक हो गया। तो ये हो गई डायमेंशन एक्सीलरेशन की। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, मास पावर 0 एल पावर 1 और टी इनवर्स 1, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब वेलोसिटी के पास बेसिक क्वांटिटीज के अंदर मास नहीं है, लेंथ है जिसका पावर 1 है, और टाइम है जिसका पावर इनवर्स 1 है। ओके। अच्छा, इसी तरह हम एक्सेलरेशन को भी ऐसे लिख सकते हैं कि मास पावर 0 एल पावर 1 और टी इनवर्स 2, मतलब एक्सेलरेशन के पास बेसिक क्वांटिटीज में मास मौजूद नहीं होता, और लेंथ होती है जिसका पावर 1 होता है, और टाइम होता है जिसका पावर इनवर्स 2 होता है। तो ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला फॉर दी एक्सेलरेशन, ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला फॉर दी वेलोसिटी। ओके। तो उसके बाद 1 2, अच्छा, तीसरा हम निकालेंगे फोर्स की डायमेंशन। फोर्स की डायमेंशन कैसे निकालेंगे? फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, मास का यूनिट होता है केजी। अब हम यूनिट निकालेंगे, ठीक है। मास का यूनिट होता है केजी, एक्सीलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके। तो यूनिट निकल गया, अब हम डायमेंशन को निकालते हैं। सो केजी होता है मास, मीटर होता है लेंथ, और सेकंड स्क्वायर होता है टाइम स्क्वायर। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? मास पावर 1 एल पावर 1 एंड, अच्छा, यहाँ पे ही लिख देते हैं, और टी इनवर्स 2, ठीक है। ये ऊपर चला गया तो टी इनवर्स 2। तो ये हो गई डायमेंशन फोर्स की। इजी है ना? अच्छा, फोर्थ हम लेते हैं वर्क को, ठीक है। वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, न्यूटन बराबर होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। फोर्स को हमने एक्सपांड किया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। तो ये बन जाएगा केजी मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर। ओके। अच्छा, अब हम इसकी डायमेंशन को निकालेंगे। केजी होता है मास, मीटर स्क्वायर यानी कि लेंथ स्क्वायर, एस स्क्वायर यानी कि टी स्क्वायर, ठीक। तो हम इसकी डायमेंशन को कैसे लिखेंगे? एम पावर 1 एल एल पावर 2 एंड टी इनवर्स 2। तो ये हो गई डायमेंशन वर्क की, ठीक है। अगर वर्क का हमें यूनिट पता होता डायरेक्टली, जूल, ठीक है, तो जूल बराबर होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम बस 3 स्टेप्स में डायमेंशन को निकाल लेते, ठीक हो गया। अगर हमें इक्वेशन पता थी तो हमने पहले यूनिट निकाला, फिर हमने उसकी डायमेंशन निकाली। अगर हमारे पास ये पता होता हमें वर्क का यूनिट जूल है, और जूल बराबर होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो हम बस 3 स्टेप्स में ही उसकी डायमेंशन निकाल लेते। अगर ज्यादा प्रैक्टिस होती ना तो हम एक ही स्टेप में डायमेंशन को निकाल लेते। बस हमें तो पता होता कि केजी मास है, मास लेंथ स्क्वायर इनवर्स टू टी इनवर्स टू, ऐसे ही मतलब बिल्कुल इजी तरीके से डायमेंशन को निकाल लेते। अच्छा, उसके अलावा पांचवा हम करेंगे पावर। पावर को पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। पावर बराबर होता है, पावर के दो फार्मूले होते हैं, फोर्स इनटू वेलोसिटी एंड वर्क डन पर यूनिट टाइम। जिससे भी निकाले निकल जाएगी। तो वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक। तो वर्क डन बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, न्यूटन को हम लिखेंगे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स को हमने एक्सपांड किया, और टाइम जो होगा, टाइम का यूनिट होता है सेकंड, ठीक है। और ये डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होगा मीटर। समझ गए ना? अच्छा, केजी, अच्छा सॉरी, हाँ, केजी मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड, मतलब सेकंड क्यूब हो जाएगा, ठीक है। मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड, सेकंड क्यूब हो जाएगा। तो ये हो गई ये हो गया यूनिट किसका? पावर का। अब हम डायमेंशन निकालेंगे। केजी होता है मास, मीटर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर, और एस क्यूब मतलब टी क्यूब। तो डायमेंशन में कैसे लिखेंगे? एम पावर 1 एल पावर 2 एंड टी इनवर्स 3। तो ये हो गई डायमेंशन पावर की, सही है।
तो ऐसे ही हम अब एरिया की डायमेंशन निकालेंगे। एरिया को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एरिया जो बराबर होता है वो बराबर होता है लेंथ इनटू विड्थ के बराबर। सो लेंथ का यूनिट भी मीटर होगा, विड्थ का यूनिट भी मीटर होगा। तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर को हम लिखेंगे एल स्क्वायर। ये होगी डायमेंशन एरिया की। ओके, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मास पावर 0, एल पावर 2 एंड टी पावर 0। तो इस तरह से हम डायमेंशन को निकालते हैं। ये डायमेंशन है एरिया की। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इसके अलावा भी हम डायमेंशन को निकालते हैं। अब हम निकालते हैं प्रेशर। ठीक है, प्रेशर की डायमेंशन। प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक, तो फोर्स बराबर होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स को हमने एक्सपांड किया। एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। एक मीटर कैंसिल आउट हो गया, तो हम हमारे पास रह जाएगा केजी अपान सेकंड स्क्वायर और एक मीटर। तो ये हो गया यूनिट प्रेशर का। तो हम अब डायमेंशन को निकालेंगे। केजी होता है मास, सेकंड स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर, एम यानी कि लेंथ। तो इसकी डायमेंशन बनेगी मास पावर 1। मास के बाद हम लेंथ लिखते हैं। भले हमारे पास यहाँ पर टाइम स्क्वायर है, लेकिन मास के बाद हम लेंथ लिखेंगे, लेंथ के बाद हम टाइम लिखेंगे। तो मास पावर 1, एल पावर इनवर्स 1, क्योंकि लेंथ को हमने ऊपर कर दिया, तो टाइम इनवर्स 2। तो ये हो गई डायमेंशन प्रेशर की। ओके, तो 8 नंबर हम निकालेंगे सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बराबर होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ के इक्वल। अच्छा, तो फोर्स हम एक्सपांड करेंगे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये फोर्स को हमने एक्सपांड किया। मीटर का यूनिट होता है, सॉरी लेंथ का यूनिट होता है मीटर। सो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो रह क्या जाएगा केजी पर सेकंड स्क्वायर। ये यूनिट हो गया टेंशन का, सरफेस टेंशन का, सॉरी सरफेस टेंशन का। ओके, यूनिट निकल गया। अब डायमेंशन निकालेंगे। सो केजी मास होता है, सेकंड स्क्वायर टाइम स्क्वायर, तो डायमेंशन हो गई m पावर 1, l पावर 0, या हम ऐसे कह लें m पावर 1 एंड t इनवर्स 2। ये भी डायमेंशन, इसको ऐसे भी लिखेंगे, ऐसे भी लिखेंगे, मास पावर 1, l पावर 0 एंड t इनवर्स 2। सही हो गया। अच्छा, उसके बाद हम निकालेंगे मोमेंटम। मोमेंटम को हम p से रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये बराबर होती है मास इनटू वेलोसिटी। तो के मास का यूनिट केजी, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। ओके, ये हो गया इसका यूनिट मोमेंटम का। डायमेंशन निकालेंगे केजी मास, मीटर लेंथ, सेकंड टाइम। तो मास पावर 1, लेंथ पावर 1, एंड टी को ऊपर ले जाएंगे, तो ये हो गया टी इनवर्स 1। तो ये हो गई डायमेंशन मोमेंटम की। ठीक, अच्छा, तो इसके अलावा टॉर्क को हम देखते हैं। टॉर्क को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिंबल है टॉर्क की, टाउ इसको कहते हैं। तो टॉर्क बराबर होता है, इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन मोमेंट आर्म इनटू फोर्स, है ना। तो डायमेंशन कैसे निकालेंगे? ये मोमेंट आर्म जिसका यूनिट होता है मीटर, उसके बाद केजी बराबर होता है केजी, सॉरी फोर्स बराबर होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। ये फोर्स को हमने एक्सपांड कर दिया। अच्छा,
मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं केजी इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर। ओके, तो डायमेंशन कैसे निकलेगी इसकी? केजी होता है मास, मीटर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर, एंड एस स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर। तो डायमेंशन क्या बनी? m पावर 1 एल स्क्वायर एंड टी इनवर्स 2। तो ये बन गई डायमेंशन टॉर्क की। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी बराबर होता है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, है ना? फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड एंड टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, 1 अपॉन टाइम पीरियड इसका यूनिट वो फार्मूला होता है। और 1 की जगह हम 1 ही लिखेंगे क्योंकि 1 की कोई डायमेंशन नहीं होती, ये ना बेसिक क्वांटिटी है और ना ही ड्राइव्ड क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये 1 की जगह हम 1 ही लिखेंगे। और टाइम है, टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो हम कैसे लिखेंगे? तो 1 अपॉन सेकंड की जगह हम लिखेंगे टाइम। टाइम क्यों लिखेंगे? क्योंकि सेकंड को, सेकंड टाइम होता है और डायमेंशन में टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये हो गई डायमेंशन टी इनवर्स 1 फ्रीक्वेंसी की। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, मास पावर 0, लेंथ पावर 0 एंड टी इनवर्स 1। तो ये हो गई डायमेंशन फ्रीक्वेंसी की। ठीक, आगे करते हैं। स्ट्रेस, जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सो स्ट्रेस बराबर होता है, इसका फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स को हम एक्सपांड करेंगे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। सो एक मीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा। उसके अलावा केजी होता है मास। ठीक है, तो टाइम सेकंड स्क्वायर मतलब टाइम स्क्वायर, और एक यहाँ पर मीटर रह गया क्योंकि एक मीटर यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया था, तो एल। सो मास पावर 1 एल इनवर्स 1 एंड टी इनवर्स 2। तो ये हो गई डायमेंशन सिग्मा की। सिग्मा मतलब स्ट्रेस की डायमेंशन होगी। स्ट्रेस और पावर, स्ट्रेस और प्रेशर की डायमेंशन सेम होती है। अच्छा, उसके बाद हम निकालेंगे स्ट्रेन की। स्ट्रेन को हम एप्सिलॉन से शो करते हैं, और एप्सिलॉन बराबर होता है चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। ये फार्मूला होता है स्ट्रेन का। ठीक है, तो चेंज इन लेंथ मतलब इसका यूनिट भी मीटर, लेंथ का यूनिट भी मीटर। मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा और 1 जो है रह गया, तो 1 की कोई डायमेंशन नहीं होती। इसको हम लिखेंगे कि स्ट्रेन जो है, स्ट्रेन डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, m पावर 0, l पावर 0 एंड t पावर 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये डायमेंशन लेस होती है। दो ऑप्शंस आ सकते हैं, ये भी ऑप्शन आ सकता है और ये भी ऑप्शन आ सकता है। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद थीटा, जिसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। थीटा बराबर होता है आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्किल। फार्मूला हो जाएगा ये इसका। सो आर्क लेंथ का यूनिट भी मीटर होता है और रेडियस का यूनिट भी मीटर होता है। मीटर मीटर कैंसिल हो गया और 1 रह गया। 1 की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, मास पावर 0, लेंथ पावर 0 एंड टाइम पावर 0, और हम इसको कहते हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ठीक हो गया? तो थीटा हमारे पास डायमेंशन
लेस क्वांटिटी होती है। अच्छा, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की हम डायमेंशन निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है 1/2 mv², या इसको हम कहते हैं हाफ mv² भी कहते हैं। ठीक हो गया, तो इसकी हम डायमेंशन निकालेंगे। 1/2 ये डायमेंशन लेस होता है, ना ये बेसिक क्वांटिटी होती है और ना ही ड्राइव्ड क्वांटिटी होती है। इसको हम ऐसे समझो, हम इसको इग्नोर कर देंगे। ये समझेंगे कि ये 1/2 या पाई आ सकता है, ठीक है, और 3/2 आ सकता है, कोई भी वैल्यू आ सकती है, तो हम उसको इग्नोर कर देंगे। ये सोचेंगे कि ये यहाँ पर लिखा भी नहीं हुआ। तो मास का यूनिट होगा केजी, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी के ऊपर स्क्वायर है, तो मतलब मीटर पर सेकंड, दोनों के ऊपर स्क्वायर होगा। तो हम इसको लिखेंगे केजी मीटर स्क्वायर, मीटर के ऊपर भी स्क्वायर और सेकंड के ऊपर भी स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया यूनिट काइनेटिक एनर्जी का, जिसको हम जूल भी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी का यूनिट जूल होता है। ठीक है, जूल बराबर होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के। और केजी हो गया मास, मीटर स्क्वायर लेंथ स्क्वायर, एंड एस स्क्वायर यानी कि टी स्क्वायर। तो हम इसको डायमेंशन में लिखेंगे m⁻1 l⁻2 एंड t⁻², ऊपर ले जाएंगे। ठीक हो गया, तो ये हो गया, ये हो गई डायमेंशन काइनेटिक एनर्जी की। अब हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन। पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट भी जूल होता है। जूल बराबर होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन सेम हो जाएगी, लेकिन हम अगर पता नहीं है कि पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या होता है, तो हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन है मास इनटू ग्रेविटी इनटू हाइट। ठीक, तो मास का यूनिट होगा केजी। ग्रेविटी, आपको पता है कि ग्रेविटी एक एक्सीलरेशन होती है, जिसको हम कहते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसका एक कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब 9.8 को हम इग्नोर करेंगे, जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है वो जो है यूनिट होगा इस जी का, क्योंकि जी एक्सीलरेशन होती है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस वजह से ग्रेविटी का यूनिट बनेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एच जो है हाइट होती है, हाइट का यूनिट होता है मीटर। ठीक, सो केजी मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, ये सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया जूल के बराबर, और ये यूनिट होता है पोटेंशियल एनर्जी का। तो हम लिखेंगे केजी होता है मास, मीटर स्क्वायर यानी कि लेंथ स्क्वायर, और सेकंड स्क्वायर यानी कि टी स्क्वायर। ओके, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, मास पावर 1 l⁻2 एंड t⁻²। ठीक है, तो ये हो गई डायमेंशन पोटेंशियल एनर्जी की। ओके हो गया। तो ऐसे ही हम बिल्कुल आसान तरीके से जो है ना किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन को निकालते हैं। और उसके अलावा हम निकालते हैं अब 17 नंबर 17, या हम मिटा लेते हैं। डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक हो गया, सो मास का यूनिट होता है केजी, और वॉल्यूम का जो यूनिट होता है मीटर क्यूब, है ना। अच्छा, उसके बाद केजी होता है मास, ये हो गया यूनिट इसका डेंसिटी का। तो मास हो गया, सो केजी हो गया मास, और मीटर स्क्वायर यानी कि मीटर क्यूब यानी कि लेंथ क्यूब। ओके, सो हम इसको लिखेंगे अब मास पावर 1 एंड l⁻²। ये हो गई डायमेंशन डेंसिटी की। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मास पावर 1 l⁻⁻³ और t⁻0, क्योंकि इसके पास मतलब डेंसिटी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके अंदर टाइम नहीं होता। ओके, अच्छा,
अब हम निकालेंगे प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट को हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और अच्छा, कभी कभी हमारे पास जो है ना किसी की इक्वेशन डायरेक्टली नहीं होती, कुछ हमारे पास कांस्टेंट्स होते हैं, जैसे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया, यूनिवर्सल गेज कांस्टेंट हो गया, ठीक है, प्लांक्स कांस्टेंट हो गया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी हो गया। ये कांस्टेंट होते हैं जो जिसकी कोई खास इक्वेशन नहीं होती ये, लेकिन ये किसी इक्वेशन में होते हैं, किसी इक्वेशन में मौजूद होते हैं। जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी फोर्स के फार्मूला में होती है, फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2/r²। ठीक है, तो अगर हमें किसी का यूनिट पता नहीं होगा तो हम उसकी इक्वेशन को यूज करके उसका यूनिट भी निकाल सकते हैं। यह भी हमारे पास ट्रिक होती है। जैसे अगर हमें हमसे कोई पूछ ले कि भाई प्लांक्स कांस्टेंट की जो है इक्वेशन क्या होगी, या प्लांक्स कांस्टेंट की का यूनिट क्या होगा, तो हम यूनिट कैसे निकालेंगे? देखेंगे कि ये जो प्लांक्स कांस्टेंट एच है ये किस इक्वेशन में होता है। तो हम लिखेंगे वो इक्वेशन, इक्वेशन होती है वो ई, एनर्जी की इक्वेशन होती है, एनर्जी इज इक्वल टू एच इंटू एफ, है ना। एनर्जी की इक्वेशन एच इंटू एफ, इसको न्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एच इंटू फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी है और इस फ्रीक्वेंसी को न्यू से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया। तो हम अब क्या करेंगे, अब क्योंकि हमें डायमेंशन चाहिए इस एच की, प्लांक्स कांस्टेंट की, तो हम क्या करेंगे, एच को बाहर निकालेंगे, मतलब एच को यहां पर ही रहने देंगे और एफ जो है इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में इसको बराबर के इस साइड में ले जाएंगे जहां पर ई मौजूद है। तो ये हो जाएगा एच इज इक्वल टू एफ जो है इस ई के अपान में आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये अब बन गई इक्वेशन प्लांक्स कांस्टेंट की, और हम निकालेंगे इसका यूनिट। अगर हमें यूनिट पता ना होता तो फिर भी हम ऐसे इक्वेशन को बना के उसका यूनिट निकालते, एच इज इक्वल टू ई अपान एफ। सो अब हम इसका यूनिट निकालेंगे। एनर्जी, एनर्जी का यूनिट सबको पता होता है कि एनर्जी का यूनिट जूल होता है और फ्रीक्वेंसी का यूनिट इनवर्स सेकंड होता है, ठीक है। या हम ऐसे लिखें, भाई फ्रीक्वेंसी का हमें यूनिट पता नहीं, लेकिन फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है 1/सेकंड या सेकंड इनवर्स 1। लेकिन मान लें कि फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे हमें यूनिट पता नहीं, तो हम क्या करेंगे, ये तो पता है ना कि फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है, यानी कि 1/टाइम पीरियड। तो हम क्या करेंगे, 1 वाला जो टाइम पीरियड होगा वो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया, ये ट्रिक मैंने बताई थी शुरुआत में। अच्छा, उसके बाद ये जूल होता है, जूल को हम एक्सपांड करेंगे। जूल बराबर होता है के जी मीटर स्क्वायर अपान सेकंड स्क्वायर के। ये 1 रख लें या ना, कोई मसला नहीं, मतलब एक तो डायमेंशन लेस होता है, यूनिट लेस होता है एक। ओके, सो के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जूल को एक्सपांड कर दिया, और उसके अलावा ये टाइम है और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। सो एक सेकंड, एक इस 2 सेकंड्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, एक सेकंड यहाँ पर रह जाएगा, तो हम कहेंगे कि केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो ये होता है यूनिट प्लांक्स कांस्टेंट का। ऐसे यूनिट निकाल सकते हैं हम किसी भी कांस्टेंट का। ठीक हो गया। तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड जो है यूनिट होता है प्लांक्स कांस्टेंट का। अच्छा, इसकी डायमेंशन निकालेंगे अब। डायमेंशन कैसे निकालेंगे, केजी होता है मास, मीटर स्क्वायर यानी कि एल स्क्वायर, और सेकंड होता है हमारे पास टाइम। ठीक। अच्छा, इसकी डायमेंशन को कैसे लिखेंगे, मास पावर 1, लेंथ स्क्वायर, एंड टाइम एक है तो इसलिए टाइम इनवर्स 1। ये हो गई डायमेंशन प्लांक्स कांस्टेंट की। ठीक है, मैं लिख देता हूं, प्लांक्स कांस्टेंट की इक्वेशन, तो डायमेंशन सॉरी। ओके,
अब हम निकालेंगे एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन निकालते हैं। एंगुलर वेलोसिटी बराबर होता है थीटा अपान टाइम, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायमेंशन लेस होती है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अभी हमने पढ़ा था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायमेंशन लेस होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे या सिर्फ वन लिखेंगे। ठीक हो गया। और टाइम, टाइम का यूनिट होता है सेकंड। ठीक हो गया। तो एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा? सेकंड इनवर्स वन। सेकंड को जब ऊपर ले जाएंगे तो इसका जो वन होगा वो इनवर्स वन हो जाएगा ना। तो एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट होगा सेकंड इनवर्स वन। ठीक है। अब क्योंकि हम डायमेंशन निकाल रहे हैं तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसकी डायमेंशन निकालेंगे। वन अपान सेकंड होता है टाइम, तो इसकी डायमेंशन क्या हुई, क्या होगी? टाइम पावर वन। ये हो गई डायमेंशन जो है एंगुलर वेलोसिटी की। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मास पावर जीरो, लेंथ पावर जीरो एंड टाइम पावर वन, सॉरी टाइम इनवर्स वन। टाइम को ऊपर ले गए ना, टाइम इनवर्स वन। ठीक हो गया। तो ये हो गई डायमेंशन एंगुलर वेलोसिटी की। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम डायमेंशन निकालते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से शो करते हैं। तो एंगुलर एक्सेलरेशन बराबर होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर वेलोसिटी किसके बराबर होती है? अभी हमने पढ़ा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यूनिट लिख लें, बहुत ही इजी हो जाएगा। लेकिन हम ऐसे समझो कि हमें पता नहीं है ये। हमारे पास एक क्वेश्चन आया है जिसमें हमने कहा गया है कि एंगुलर एक्सेलरेशन की डायमेंशन बताए, तो हम उसी हिसाब से करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि हम करके आए तो ये हम यहाँ पर रख दें, ऐसा नहीं करेंगे। हम प्रैक्टिस करेंगे और इजी तरीके से सीखेंगे। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? थीटा अपान टाइम। ओके, सो थीटा अपान टाइम एंगुलर वेलोसिटी को एक्सपांड किया। ठीक है, तो टाइम का यूनिट क्या हो गया? सेकंड। और इस टाइम का यूनिट भी क्या होगा? सेकंड होगा। ठीक है, सो थीटा की जगह हम वन रखेंगे और सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड स्क्वायर हो गया। तो सेकंड इनवर्स टू यूनिट होता है एंगुलर एक्सेलरेशन का। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम निकालेंगे डायमेंशन। डायमेंशन निकलेगी वन अपान टाइम स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये टाइम है ना, सेकंड टाइम है। अच्छा, तो इसकी डायमेंशन बनी टाइम इनवर्स टू। टाइम को ऊपर ले गए इसलिए इनवर्स टू हो गया। तो इसको हम ऐसे भी लिखेंगे, मास पावर जीरो, लेंथ पावर जीरो एंड टाइम इनवर्स टू। ठीक हो गया। तो ये हो गई डायमेंशन एंगुलर एक्सेलरेशन की। ओके, तो अब हम करेंगे एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन। एंगुलर मोमेंटम को स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये बराबर होता है, इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड आर रेडियस ऑफ द सर्किल, कुछ भी कह लें। इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड द लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। ओके, तो हम इसकी डायमेंशन निकालेंगे। रेडियस एक लेंथ होती है, इसलिए इसकी जगह पर हम लेंथ का यूनिट मीटर होता है। ठीक, रेडियस का मतलब यूनिट मीटर। और मोमेंटम किसके बराबर होती है? मास इनटू वेलोसिटी के। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, ये मीटर है, ये मास है, मास का यूनिट होगा केजी, और वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। ओके, तो मीटर मीटर हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यानी कि केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो हम डायमेंशन निकालते हैं। केजी मास होता है, मीटर स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एस यानी कि टी। तो क्या बनेगी इक्वेशन? डायमेंशन एम पावर वन एल स्क्वायर एंड टी इनवर्स वन। ये हो गई डायमेंशन एंगुलर मोमेंटम की। बिल्कुल इजी है ना। ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहें, बहुत ही कोई भी बड़ी से बड़ी इक्वेशन अगर फार्मूला हुआ
तो हम इजीली तरीके से उसकी डायमेंशन को निकाल सकेंगे। ठीक है, आगे भी बहुत सारी इक्वेशंस हैं जो डिफिकल्ट हैं, उसकी भी हम डायमेंशन निकालते हैं। अब हम निकालते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल सॉरी हाँ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल जी जिसे हम कहते हैं, इसकी हम डायमेंशन निकालेंगे। लेकिन हमें पता है कि कैपिटल जी की कोई खास इक्वेशन नहीं होती, और हमें कहा जाए कि इसकी डायमेंशन निकाल दें या इसका यूनिट निकाल दें, अगर यूनिट हमें पता ना हो, ठीक है ना, एंट्री टेस्ट में बैठे हैं, बहुत टेंशन है, इसका यूनिट क्या होगा पता भी है लेकिन कंफर्म नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक ट्रिक देखेंगे। ट्रिक ये देखेंगे कि ये किस फार्मूला में मौजूद होती है, ये कैपिटल जी किस फार्मूला में मौजूद होती है, फार्मूला लिखेंगे। तो फार्मूला क्या है इसका, फोर्स बराबर होता है कैपिटल जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला, जिसमें यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी होती है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस जी का यूनिट देखेंगे कि पहले, तो जी का यूनिट देखने के लिए जी को अकेला करेंगे। ठीक है, तो उसके अलावा ये जो आर स्क्वायर है इसके अपान में ये फोर्स के मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू आर जो है फोर्स के बराबर में चला जाएगा, मतलब फोर्स इनटू आर स्क्वायर। ठीक है, और इससे इसके साथ जो मास 1 और मास 2 है ये जो है फोर्स के अपान में चला जाएगा, मास 1 एंड मास 2, है ना, ऐसे ही। ओके, अब हम इसका यूनिट निकालते हैं। तो यूनिट हो जाएगा फोर्स यानी कि न्यूटन, आर स्क्वायर यानी कि रेडियस स्क्वायर कह लें या सेपरेशन स्क्वायर कह लें, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। मास, ये भी मास है या ये भी मास है, ये भी केजी ये भी केजी, तो ये हो गया केजी स्क्वायर। देखें कितनी आसानी के साथ हमने जो है ना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट निकाल लिया। अब अगर हमें याद ना हो तो भी हम इस इक्वेशन को यूज करके उसका यूनिट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया यूनिट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। अब हम निकालते हैं इसकी डायमेंशन। डायमेंशन इजी हो जाएगी जब यूनिट निकल गया तो। अच्छा, इसकी डायमेंशन क्या होगी, अच्छा यूनिट न्यूटन किसके बराबर होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन को हमने एक्सपांड किया और उसके बाद मीटर स्क्वायर और केजी स्क्वायर। ठीक है, ट्रिक याद है ना, मैंने आपको पहले पहले बताई थी। अच्छा, तो एक केजी के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, दूसरी कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जो कैंसिल आउट हो। ठीक है, अगर कैंसिल आउट होगी तो हम उसको कैंसिल आउट करेंगे। अच्छा, तो ऊपर क्या रह गया, मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, तो ये बन गया मीटर क्यूब, और सेकंड स्क्वायर एक केजी रह गया था। ओके, अब इसकी डायमेंशन निकालते हैं। मीटर क्यूब यानी कि लेंथ क्यूब, और डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर यानी कि टाइम स्क्वायर, एंड केजी को हम मास लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, तो हम इसको रीअरेंज करके लिखेंगे। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो डायमेंशन होगी वो होगी, पहले हम लिखते हैं मास को, मास इनवर्स 1, क्योंकि मास नीचे है अपान में, इसलिए मास इनवर्स 1। ठीक हो गया, उसके बाद लेंथ लिखते हैं, लेंथ भी इसके पास होती है लेंथ इनवर्स लेंथ क्यूब, क्योंकि ऊपर है, और टाइम नीचे है टाइम स्क्वायर, तो ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा टाइम इनवर्स 2। तो ये हो गई डायमेंशन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। ठीक है, थोड़ा टाइम लगा, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस होगी ना तो आप 1 मिनट के भी नीचे, मतलब 1 मिनट के अंदर अंदर जो है ना, 1 मिनट से भी कम आप टाइम लेंगे इस चीज की डायमेंशन को निकालने के लिए। जितनी आपकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी उतना आप कम टाइम में किसी भी चीज की डायमेंशन को निकाल सकते हैं, और किसी भी चीज का यूनिट जो है ना आपको निकाल सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा हम निकालते हैं
स्मॉल के, इसका जो है सिंबल होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, है ना। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, हमें पता है ये एक कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसका कोई खास फार्मूला नहीं होता, लेकिन ये किसी फार्मूले के अंदर जरूर मौजूद होता है। तो हम वो देखेंगे कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट किस फार्मूले के अंदर होता है। हमने इंटर क्लास में पढ़ा हुआ है पीवी इज इक्वल टू एन के एन टी, ठीक है ना। तो ये इसकी इक्वेशन होती है पीवी इज इक्वल टू एन के टी। अच्छा, अब क्योंकि हमें डायमेंशन निकालनी है इस के की, तो के को अकेला करेंगे, ठीक है, के को अकेला करेंगे, के विल बी इक्वल टू जो एन और टी है ये इस साइड जाके पीवी के अपान में चला जाएगा, एन और टी। सही है, इजी हो गया। अच्छा, अब हम निकालते हैं इसका पहले यूनिट। ये होता है प्रेशर, ये होता है वॉल्यूम, ये होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और ये होता है टेम्परेचर। ओके, प्रेशर बराबर होता है, प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल। पास्कल किसके बराबर होगा, ठीक है। चलो कोई मतलब नहीं, हम इसकी इक्वेशन निकालते हैं, ठीक है। तो प्रेशर जो है ना बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया के, है ना, हमने पढ़ा हुआ है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया ये हो गया प्रेशर, हमने इसको एक्सपांड किया, प्रेशर को एक्सपांड किया, फोर्स पर यूनिट एरिया। वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, ठीक हो गया। तो ये जो n है ये होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये नंबर्स होते हैं पार्टिकल्स के, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है ये। और टी, टी टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर बेसिक क्वांटिटी है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, केल्विन, है ना। तो उसके बाद अभी हमने इसको एक्सपांड करना है, फोर्स, फोर्स को हम अभी एक्सपांड करेंगे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। ये फोर्स को हमने एक्सपांड कर दिया, तो मीटर क्यूब यहाँ पर लिखेंगे, ठीक हो गया। और एरिया, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, और के यानी कि होता है केल्विन, ठीक है। अच्छा, मीटर स्क्वायर इसके 2 मीटर्स के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और कोई कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो क्या रह जाएगा केजी, 1 मीटर यहाँ पर, 1 मीटर यहाँ पर, क्योंकि 2 मीटर यहाँ पे कैंसिल हो गए ना, तो क्या रह गया मीटर और यहाँ पे मीटर, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर इनटू के। तो ये हो गया यूनिट किसका, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का, पता है। अब हम इसको क्या करेंगे, ये जो है ना केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ये होता है जूल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कोई हमसे पूछ ले कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, तो हम बताए क्या कहेंगे, हम कहेंगे जूल के इनवर्स 1, ठीक है। कैसे, देखें, ये केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ये सारा जो है ये किसके बराबर होगा, जूल के बराबर होता है, तो अपान में ये केल्विन, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या बना, जूल, केल्विन को ऊपर ले गए, एक है तो इसको लिख लेंगे इनवर्स 1। देखा कैसे, मतलब हम यूनिट को भी इजीली तरीके से निकाल सकते हैं जब हम डायमेंशन करते हैं। अच्छा, ठीक, तो ये हो गया यूनिट किसका, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का। अब डायमेंशन निकालते हैं, केजी मास होता है, ठीक है, मीटर स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक, एस स्क्वायर टी स्क्वायर, और जो टेम्परेचर होता है उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर मैं लिखता हूं कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, m पावर 1 l पावर 2 t इनवर्स स्क्वायर और थीटा इनवर्स 1। ये हो गई डायमेंशन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की, ठीक है। अब हम निकालेंगे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की। अच्छा, मैं यहां पर लिख देता हूं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अच्छा, अब निकालेंगे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये भी एक कांस्टेंट है, तो इसका भी कोई खास फार्मूला नहीं होगा, लेकिन ये किसी फार्मूले के अंदर जरूर होगा, ठीक है। तो हमने एक
इक्वेशन पढ़ी हुई है आपने, केमिस्ट्री में भी पढ़ी होगी और फिजिक्स के अंदर भी। कौन सी? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, है ना? ये होती है इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, जिसको हम जनरल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। अच्छा, तो हमें किसकी डायमेंशन निकालनी है? वो इस आर की डायमेंशन निकालनी है ना? तो आर को अकेला करेंगे, आर लिखेंगे आर, तो ये एन और टी जो होगा ये पीवी के अपान में चला जाएगा, पीवी के अपान में चला जाएगा। एन और टी जो है ये बराबर इस साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा ना, एन और टी। ठीक है, तो अब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इसके इक्वल हो गया, है ना? अब हम इसकी पहले यूनिट निकालते हैं, फिर डायमेंशन इजी हो जाएगी। तो ये प्रेशर होगा, प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। नंबर ऑफ मोल्स, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमने पढ़ा था। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो यूनिट होता है वो मोल होता है, तो हम एन की जगह लिखेंगे मोल। ठीक है, और टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या होगा? अच्छा देखें, ये फोर्स है, फोर्स को एक्सपांड करते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, फोर्स को हमने एक्सपांड किया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मास क्यूब, सॉरी मीटर क्यूब लिखेंगे मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये एरिया, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। मोल, मोल को हम MOL ही लिखते हैं क्योंकि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट मोल ही होता है। केल्विन, केल्विन को भी हम सिर्फ के ही लिखेंगे। ठीक है, अच्छा उसके अलावा ये मीटर स्क्वायर है और ये मीटर क्यूब है। ठीक है, मीटर स्क्वायर इसके मीटर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, और कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी नहीं जिसको हम कैंसिल आउट करें। ओके, सो नाउ आर विल बी इक्वल टू केजी मीटर, और एक मीटर यहाँ पे रह गया, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर, मोल इंटू केल्विन, मोल इंटू केल्विन। सही है, ये हो गया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का यूनिट। पर इसको स्टैंडर्ड यूनिट बनाना हो तो हम क्या करेंगे? हमें पता है कि केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर जूल के बराबर होता है, तो हम क्या करेंगे? केजी, ये जो सारा है ये जूल के बराबर है ना? तो हम लिखेंगे ये जूल, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोल, एंड ये हो गया केल्विन। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है? जूल पर मोल पर केल्विन, ऐसे लिखते हैं ना? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का जो यूनिट बनता है वो ऐसे हम बनाते हैं, जूल पर मोल इनटू केल्विन या केल्विन इनवर्स 1। देखा कैसे यूनिट हम इजीली तरीके से हम बनाते हैं। अच्छा, तो इसके अलावा ये तो मैंने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी आपको। उसके अलावा हम क्या करेंगे? अब डायमेंशन को निकालेंगे। केजी होता है मास, मीटर स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक हो गया। तो सेकंड स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर। मोल को हम क्या लिखते हैं? जे लिखते हैं, मोल को हम जे लिखते हैं, और डायमेंशन के अंदर, है ना, मैंने बताया था आपको। और केल्विन को हम क्या लिखते हैं? टेम्परेचर को थीटा। अच्छा, रीअरेंज करके लिखते हैं मास पावर 1 एल स्क्वायर, टी स्क्वायर नीचे है तो ऊपर जाएगा टी इनवर्स 2, जे इनवर्स 1, ठीक है, नीचे है ना, ऊपर जाएगा एक है तो जे इनवर्स 1, थीटा तो लिखेंगे थीटा इनवर्स 1। तो ये हो गई डायमेंशन यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की। तो ये होती है प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल कितनी भी बड़ी इक्वेशन हो, देखें कितनी बड़ी इक्वेशन है, लेकिन फिर भी हम बिल्कुल इजी तरीके से इसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। ये तो मैंने अपनी तरफ से आपको समझा रहा हूं, तो इसलिए मैंने बहुत सारे स्टेप्स किए हैं। लेकिन याद रखें, अगर आपको इतनी सारी प्रैक्टिस होगी ना, तो आप 2 या 3 स्टेप्स करके किसी भी बड़ी सी बड़ी इक्वेशन की जो है ना डायमेंशन इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लें,
और उसके बाद हम इक्वेशंस और भी करते हैं। चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का की डायमेंशन क्या होगी? चार्ज का चार्ज की जो इक्वेशन होती है वो होती है करंट इनटू टाइम। ठीक, करंट को हम करंट का यूनिट होता है एम्पेयर और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। सो एम्पेयर इनटू सेकंड यूनिट होता है चार्ज का। अब इसकी डायमेंशन निकालेंगे। एम्पेयर करंट होता है, करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशन के अंदर, और सेकंड टाइम होता है, तो ये हो गया आई टी। ये हो गई डायमेंशन आई पावर 1 टी पावर 1। ये हो गई डायमेंशन चार्ज की। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मास पावर 0, लेंथ पावर 0, टी पावर 1 एंड आई पावर 1। ये हो गई डायमेंशन चार्ज की। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर होती है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ये इसकी इक्वेशन है। अब इसकी हम डायमेंशन सॉरी यूनिट निकालेंगे। फोर्स का यूनिट होता है के न्यूटन। न्यूटन बराबर होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। फोर्स को हमने एक्सपांड किया। और चार्ज, चार्ज का यूनिट होता है करंट। चार्ज का जो चार्ज की जो इक्वेशन होती है वो करंट इनटू टाइम होती है, और चार्ज का जो यूनिट होता है वो एम्पेयर इनटू सेकंड होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एम्पेयर इनटू सेकंड। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से। अच्छा, उसके बाद केजी होता है मास। केजी होता है मास। ठीक है, तो मीटर यानी कि लेंथ डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर, ये भी सेकंड है, तो क्या हो गया सेकंड क्यूब। और ये एम्पेयर है, एम्पेयर को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशन के अंदर। तो इसको हम लिखेंगे मास पावर 1, लेंथ पावर 1, टी। अच्छा, इसको हम टी क्यूब लिखेंगे। ठीक है, तो टी इनवर्स क्यूब ऊपर ले गया इसलिए, सो आई इनवर्स 1। ठीक है, आई नीचे तो ऊपर जाएगा तो इनवर्स 1 हो जाएगा। तो ये हो गई डायमेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अब हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉरी हाँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। सही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर ई होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर यहाँ पर बी होगा तो होगा मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का की जो डायमेंशन जो इक्वेशन होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू वेक्टर एरिया, ये होती है इक्वेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। अब हम निकालते हैं इसका यूनिट। यूनिट क्या होगा? अच्छा, यूनिट बनाने के लिए जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, है ना? ओके। उसके बाद एरिया, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। ठीक, तो केजी फोर्स को हम क्या करेंगे, एक्सपांड करेंगे, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स को हमने एक्सपांड कर लिया, मीटर स्क्वायर यहाँ पर लेंगे। और चार्ज, चार्ज का यूनिट होता है एम्पेयर इनटू सेकंड, है ना? एम्पेयर इनटू सेकंड, या करंट इनटू टाइम भी लिख लें, कोई मतलब कोई मसला नहीं। ठीक है, सो केजी। अच्छा, इसको हम क्या करेंगे अब, केजी मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, तो हो गया मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड, सेकंड क्यूब, और एम्पेयर। ये हो गई ये हो गया यूनिट किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। ओके, उसके बाद अब इसकी डायमेंशन निकालते हैं। केजी होता है मास, मीटर क्यूब यानी के एल क्यूब, और सेकंड क्यूब नीचे है तो इसको हम लिखेंगे टाइम इनवर्स क्यूब, है ना?
अच्छा, एम्पेयर, एम्पेयर को हम क्या लिखते हैं? करंट। ठीक है, अच्छा ऐसे लिखने वाला एक स्टेप। केजी को मास, मीटर क्यूब एल क्यूब डिवाइडेड बाय एस क्यूब यानी कि टी क्यूब। एम्पेयर, एम्पेयर को हम आई लिखें, आई लिखते हैं, है ना। उसके अलावा इसकी डायमेंशन बनाए तो ये भी डायमेंशन है, रीअरेंज करके लिखते हैं। मास पावर 1, एल पावर क्यूब, टी पावर इनवर्स क्यूब यानी कि टी इनवर्स क्यूब और आई इनवर्स 1। ठीक है, तो ये हो गई डायमेंशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हम चेंज इन वी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज के। सो वर्क डन बराबर होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और चार्ज बराबर होती है करंट इनटू टाइम के। ठीक है, तो फोर्स को हम एक्सपांड करेंगे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, करंट करंट का जो यूनिट होता है वो एम्पेयर होता है, टाइम का यूनिट होता है सेकंड। ठीक हो गया। सो केजी मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड, सेकंड क्यूब। सो ये हो गया एम्पेयर। सो इसको लिखेंगे एम्पेयर। ठीक है, तो ये यूनिट बन गया पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट। ठीक है, अच्छा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब इंटू एम्पेयर। अच्छा, इसके हम डायमेंशन बनाएंगे अब। केजी मास होता है, केजी मास होता है, मीटर स्क्वायर यानी कि एल स्क्वायर, सेकंड क्यूब यानी कि टी क्यूब, एम्पेयर यानी कि करंट। ठीक है, तो इसकी डायमेंशन को रीअरेंज करके लिखेंगे एम पावर 1 एल पावर एल स्क्वायर टी इनवर्स क्यूब। ठीक है, और आई इनवर्स 1। तो ये बन गई डायमेंशन पोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक है, उसके अलावा अब हम निकालते हैं डायमेंशन रेजिस्टेंस की। ठीक है, रेजिस्टेंस की हम डायमेंशन को निकालते हैं। अच्छा, ये तो पता है ना, इसकी यहाँ पे मैंने नहीं लिखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, चार्ज, तो आप समझ जाना ना। तो रेजिस्टेंस की हम इक्वेशन लिखते हैं। अच्छा, रेजिस्टेंस भी का कोई खास फार्मूला ऐसे समझो नहीं है। जैसे होता है रेजिस्टेंस किस चीज में हम देखते हैं, ओम्स लॉ हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ओम्स लॉ किसके बराबर होता है? ओम्स लॉ बराबर होता है V इज इक्वल टू आई आर, है ना। तो हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को यहाँ से निकालेंगे। रेजिस्टेंस I को V के अपान में ले जाएंगे, I इसके मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ पर V के अपान में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज अपान करंट। ओके, उसके बाद वोल्टेज, अब इसकी यूनिट निकालेंगे, मतलब तोड़ेंगे इसको यूनिट्स के अंदर, छोटे छोटे यूनिट्स के अंदर। तो वोल्टेज, वोल्टेज बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज के। ठीक है, वोल्टेज को मैंने एक्सपांड किया और आई करंट, करंट को हम यूनिट, करंट का यूनिट होता है एम्पेयर। ठीक, सो वर्क किसके बराबर होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चार्ज होता है करंट इनटू टाइम यानी कि एम्पेयर इनटू सेकंड, और ये भी एम्पेयर होता है ना। अच्छा, नाउ अब हम क्या करेंगे, फोर्स को फिर से एक्सपांड करेंगे क्योंकि फोर्स हमारे पास आया हुआ है। सो फोर्स को हम लिखेंगे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। सो फोर्स को हमने एक्सपांड किया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, डिस्टेंस का यूनिट या डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होगा मीटर। ठीक है, एम्पेयर इंटू एम्पेयर, एम्पेयर स्क्वायर, और ये सेकंड। ठीक, अब केजी मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड, सेकंड क्यूब, एम्पेयर स्क्वायर। ठीक है, ये हमने छोटे छोटे यूनिट्स में इसको तकसीम कर लिया। अब डायमेंशन बहुत इजी हो गई। ठीक है, डायमेंशन हम कैसे निकालेंगे? आर की, रेजिस्टेंस की, केजी होता है मास,
ठीक है, केजी मास, एम स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर, ठीक है। तो एस क्यूब यानी के टी क्यूब है ना, ए स्क्वायर यानी के करंट का स्क्वायर। तो इसकी डायमेंशन को रीअरेंज करके लिखेंगे एम पावर 1 एल स्क्वायर टी इनवर्स क्यूब और आई का स्क्वायर इनवर्स में, क्योंकि नीचे है। ठीक है, तो ये हो गई डायमेंशन रेजिस्टेंस की। ठीक हो गया, इजी है ना। अच्छा, चलो स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हम डायमेंशन निकालते हैं कंडक्टेंस की। ठीक है, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को भी कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं हम। कंडक्टेंस एक होता है हमारे पास रेजिस्टेंस, दूसरा होता है हमारे पास कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस। ठीक है, ये हमने इंटर में पढ़ा हुआ है। अच्छा, कंडक्टेंस किसके बराबर होता है? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, बिल्कुल सेम तरह से हम इसकी इक्वेशन निकालेंगे। रेजिस्टेंस की इक्वेशन ऐसे ही, मतलब अपान में जो है ना निकालते जाएंगे, इसी तरह जैसे हमने रेजिस्टेंस की ऐसे एक निकाली ना डायमेंशन, इसी तरह हमारे पास हमें जो इक्वेशन डायमेंशन मिलेगी वो मिलेगी ये रेजिस्टेंस की, एम पावर 1 एल स्क्वायर टी इनवर्स क्यूब और आई इनवर्स स्क्वायर, है ना। अच्छा, तो कंडक्टेंस की इक्वेशन क्या बनेगी? क्योंकि ये अपान में है सारे चीजें, तो हम क्या करेंगे, जिसका पावर प्लस में है, प्लस में है, पॉजिटिव है, उसको नेगेटिव कर देंगे, और जिसका पावर नेगेटिव है, जिसका पावर नेगेटिव है उसको हम पॉजिटिव कर देंगे, क्योंकि हम उसको ऊपर ले जाएंगे इसलिए। तो कंडक्टेंस की इक्वेशन डायमेंशन क्या होगी? एम इनवर्स 1, ऊपर जाएंगे तो एल इनवर्स स्क्वायर और टी क्यूब, ठीक है, प्लस में हो जाएगा, और आई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई डायमेंशन कंडक्टेंस की। ठीक है, अब हम निकालेंगे रेजिस्टिविटी। ठीक हो गया, रेजिस्टिविटी की हम जो है ना डायमेंशन निकालेंगे। रेजिस्टिविटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, डेंसिटी को भी रो से रिप्रेजेंट करते हैं, और रेजिस्टिविटी को भी हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, आर एच ओ। ओके, ये क्या होता है? रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन लेंथ। ठीक है, ये इसकी इक्वेशन होती है, रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन लेंथ। ओके, अब हम क्या निकालेंगे? यूनिट, छोटे छोटे यूनिट्स बनाएंगे। रेजिस्टेंस किसके बराबर होती है? याद है आपको, हमने पढ़ा था V इज इक्वल टू आई आर, और R किसके इक्वल हो जाएगी? I जो है V के अपान में चला जाएगा। ठीक है, तो V अपान I जो है रेजिस्टेंस। तो हम क्या लिखेंगे रेजिस्टेंस को? V अपान I। ठीक, तो एरिया का यूनिट क्या होगा? मीटर स्क्वायर, लेंथ का यूनिट होता है मीटर। ठीक है, अच्छा, वोल्टेज ये हो गया। अच्छा, माइक बंद हो गया था, तो इसलिए उसी जगह से हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि, अच्छा,
रेजिस्टेंस बराबर होता है वोल्टेज अपान करंट, और जो एरिया होता है उसका मीटर स्क्वायर, और लेंथ होती है मीटर। तो एक मीटर यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा यहाँ पे 1 मीटर। ठीक है, तो वोल्टेज वोल्टेज को हम लिखेंगे वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे 1 मीटर रह गया, और करंट का यूनिट होता है एम्पेयर, है ना। अच्छा, उसके बाद वर्क होता है, वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये होता है मीटर। ठीक, डिवाइडेड बाय चार्ज, चार्ज होती है करंट इनटू टाइम या एम्पेयर इनटू सेकंड, और ये एम्पेयर। ठीक है, तो उसके बाद फोर्स को हम मजीद जो है एक्सपांड करेंगे, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो फोर्स हमने एक्सपांड किया, डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस है, मीटर है, यानी कि ये भी मीटर है, तो हम लिखेंगे मीटर स्क्वायर। सो एम्पेयर इंटू एम्पेयर, एम्पेयर स्क्वायर एंड इंटू सेकंड। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी को अब हम लिखेंगे केजी मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, एंड सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड, सेकंड क्यूब इंटू एम्पेयर स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद अब हम निकालेंगे इसकी डायमेंशन। केजी होता है मास, मीटर स्क्वायर यानी कि एल, मीटर क्यूब, सॉरी, मीटर क्यूब एल क्यूब, एंड सेकंड क्यूब टी क्यूब, एंड एरिया, सॉरी, एम्पेयर स्क्वायर, तो हम इसको लिखेंगे करंट स्क्वायर। ठीक है, तो रीअरेंज करके डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे इसका, n पावर 1 एल क्यूब, ठीक है, टी इनवर्स क्यूब एंड आई इनवर्स स्क्वायर। तो ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला फॉर द रेजिस्टिविटी। ठीक है, और अब हम करेंगे लास्ट फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन भी कहते हैं, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं, या मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी भी कहते हैं, बात सेम ही है। ठीक है, सो अच्छा, ये बी का फार्मूला तो नहीं होता, बी का फार्मूला तो नहीं होता, लेकिन ये किसी फार्मूला में मौजूद होता है। वो कौन सी इक्वेशन है? वो होती है फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, है ना। साइन थीटा हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हम डायमेंशन निकाल रहे हैं, तो इसलिए साइन थीटा नहीं लिखेंगे। ये होता है फार्मूला किस चीज का? फोर्स ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल दैट इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये उसका फार्मूला होता है। तो अब हम निकालेंगे डायमेंशन और इस बी की, तो इस बी को अकेला करेंगे। ठीक है, तो बी विल बी इक्वल टू, जो ये क्यू बी होगा, क्यू बी फोर्स के अपान में चला जाएगा, क्यू बी फोर्स के अपान में चला जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फोर्स को हम एक्सपांड करेंगे, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्स हमने एक्सपांड किया, क्यू यानी कि एम्पेयर इनटू सेकंड, चार्ज होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना, करंट इनटू टाइम यानी कि एम्पेयर इनटू सेकंड, और वेलोसिटी, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड जो होगा वो सेकंड इसका मीटर पर सेकंड, सेकंड इसका ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड सेकंड कैंसिल, मीटर मीटर कैंसिल। ठीक है, तो हमारे पास क्या रह गया? बी विल बी इक्वल टू, सो नाउ केजी, है ना, अच्छा, केजी अपान सेकंड स्क्वायर इनटू एम्पेयर। ओके, अब हम इसकी डायमेंशन निकालते हैं। केजी होता है मास, सेकंड स्क्वायर यानी कि टी स्क्वायर, और एम्पेयर करंट, आई इसको रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशन में। अच्छा, तो हो गया मास 1 टी इनवर्स स्क्वायर और आई इनवर्स 1, तो ये हो गई डायमेंशन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन की। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एम पावर 1
एल पावर 0 लेंथ इसमें नहीं है तो एल पावर 0 लिखेंगे। एल पावर 0 टी इनवर्स 2 एंड आई इनवर्स 1। तो ये हो गई डायमेंशन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, तो ये था हमारे पास रेजिस्टिविटी की, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन। सब्सक्राइब करें माय चैनल, सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि मुझे पता चले कि आप मेरे लेक्चर्स जो है देखते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, और आपको समझ भी आता है, कमेंट्स भी करना, मुझे बताएं। ठीक है, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।